नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। लद्दाख में देखा गया है कि हाल के दिनों में भूकंप की एक्टिविटी बढ़ी हुई नजर आ रही है। आखिरकार ये भूकंप क्यों आ रहे हैं? क्या इनसे हमें चिंतित होना चाहिए, या चिंतित होना चाहिए तो कितना चिंतित होना चाहिए? इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से एनजीआरआई के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर विनीत गहलोत जी जुड़ रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। गहलोत जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, अगर हम लद्दाख की बात करें तो सर, लद्दाख में हाल के दिनों में भूकंप के झटके रह रह कर आ रहे हैं। यह एक्टिविटी क्यों हो रही है? क्या वजह दिख रही है आपको इसके पीछे? देखिए, जो लद्दाख में या हिमालय में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, उसका मेन कारण है कि जो इंडिया और यूरेशिया प्लेट जो आपस में कोलाइड कर रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे भूकंप आते हैं। लेकिन जब हिमालय में अगर हम जाएं, हिमालय नाग जिसे हम कहते हैं, हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो है, वहाँ पे अर्थक्वेक का आने का तरीका और अर्थक्वेक कैसे आते हैं वो प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन जब आप लद्दाख में जाते हैं या तिब्बतन रीजन में जाते हैं तो वहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं आपको इसको इस तरह समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप जैसे कोई मटर की फली ले लीजिए और मटर की फली को स्लिट करके, मतलब उसको उसको खोल के और उसको दबाने की कोशिश कीजिए दोनों साइड से। दबाएंगे तो वो जो बीज जो है वो निकल के भागने की कोशिश करेगा। तो आप ये सोचिए कि आप जो है ऊपर और नीचे से या नॉर्थ और साउथ से इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के बीच में जो कन्वर्जेंस है उसको कर रहे हैं, जिसकी वजह से तिब्बतन प्लेटो जो है वो निकल के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में जाने की कोशिश करता है। तो ये जो भूकंप आते हैं तिब्बतन प्लेटो में या लद्दाख में जो भूकंप आते हैं, वो इस प्रक्रिया के तहत आते हैं कि जो आप जो दबा रहे हैं उससे जो बीच का मटेरियल है, जो तिब्बतन प्लेटो जिसे कहते हैं हम, तिब्बत का पठार जिसे कहते हैं, वो ईस्ट में भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो हिमालय में अर्थक्वेक आते हैं वो कंप्रेशन, जिसको हम दबा रहे हैं, तो उसी दबाव की वजह से आते हैं। लेकिन तिब्बतन प्लेटो में जो अर्थक्वेक आते हैं, जो दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से मटेरियल भागने की कोशिश करता है, उसकी वजह से वो भूकंप आते हैं। तो ये तो प्रक्रिया है यहाँ पे भूकंप आने की। अब बात ये, आपको जो सवाल है कि ये क्या इनकी संख्या बढ़ी है या घटी है, अगर आप किसी भी जो सेस्मिसिटी मैप है वहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि भूकंप जो है वो हिमालय में कंसंट्रेट होते हैं। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे सारे भूकंप आते हैं। फिर उसके बाद बीच बीच में तिब्बतन प्लेटो या लद्दाख में छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आते हैं। सुदूर उत्तर में जाने पे आपको एक फॉल्ट दिखाई देता है, उसको आल्टिनटाक फॉल्ट कहते हैं, जिसके की थ्रू तिब्बतन प्लेटो निकलने की भागने की कोशिश करता है ईस्ट की तरफ। वहाँ पे अर्थक्वेक खूब आते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे ग्रेट अर्थक्वेक भी आए हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम है उस इलाके में, तिब्बतन प्लेटो में या चाइना में, तो उसकी वजह से जान माल का ज़्यादा खतरा नहीं होता है। लेकिन वहाँ बड़े भूकंप आते हैं। लद्दाख में जो भूकंप आ रहे हैं, लद्दाख में हमारे पास हमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, एक फॉल्ट है उसको काराकोरम फॉल्ट कहते हैं। ये काराकोरम फॉल्ट सियाचिन से भी और ऊपर से शुरू होता है। सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए उसके बाद पेंगोंग वैली आता है, फिर उसके बाद डेमचौक से होके फिर चाइना में निकल जाता है। तो ये फॉल्ट काफ़ी बड़ा फॉल्ट है और इसके बारे में काफ़ी लोगों में मतभेद है कि क्या ये फॉल्ट एक्टिव है या नहीं है। इत्तेफाक से एक फॉल्ट आल्टिनटाक का एक ब्रांच है फॉल्ट का, जिसको गोदाको फॉल्ट कहते हैं, वो वहाँ से निकल के काराकोरम फॉल्ट को ज्वाइन करता है। ये जितने लद्दाख में जो भूकंप आ रहे हैं, इनको बता रहे हैं, ये पेंगोंग के आसपास सारे भूकंप हैं, पेंगोंग के नॉर्थ में या पेंगोंग के नॉर्थ वेस्ट में। वो सारे अर्थक्वेक हमारे हिसाब से अगर हम उनको प्लॉट करके देखें तो हमें पता लगेगा कि ये सारे फॉल्ट जो है वो गोदाको फॉल्ट पे आ रहे हैं, वो काराकोरम फॉल्ट पे नहीं आ रहे हैं। तो उस लिहाज से हम लोगों को थोड़ी सी एक अच्छी बात है कि वो जिसकी हमें खतरा है कि इस काराकोरम फॉल्ट में, क्योंकि आपको अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी जितनी फौजें हैं, जितनी हमारा डिफेंस इंस्टॉलेशन है, वो काराकोरम फॉल्ट के अलॉन्ग बहुत सारा है। स्टार्टिंग फ्रॉम नुब्रा वैली, सियाचिन से लेके नुब्रा वैली आते हैं, फिर उसके बाद आप पेंगोंग में जाते हैं और डेमचौक में जाते हैं, तो सारा का सारा हमारा डिफेंस का इंस्टॉलेशन है वहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को ज़्यादा उसकी चिंता रहती है कि क्या काराकोरम फॉल्ट कोई ज़्यादा सक्रिय तो नहीं है, मतलब वहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना तो नहीं है। इत्तेफाक से ये जितने अर्थक्वेक हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो काराकोरम फॉल्ट पे नहीं,
वो गोजाको फॉल्ट पे आ रहे हैं, और जिसकी प्रक्रिया थोड़ी दूसरी है। यहाँ पे अगर आप पिछले 50-60 साल का जितना डेटा है वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे अर्थक्वेक, छोटे अर्थक्वेक खूब आते हैं उस गोजाको फॉल्ट पे, या काराकॉक्स जो ज्वाइन करता है, या फिर आर्टिन टॉक फॉल्ट जो है, तो वहाँ पे छोटे छोटे अर्थक्वेक भी खूब आते हैं। बड़ा अर्थक्वेक आने का रिकॉर्ड बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये आपको मालूम है कि आपका इलाका जो है उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, वहाँ के रिकॉर्ड बहुत पुअर हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखने की भी कोशिश करें, तब भी आपको दिखता नहीं है कि वहाँ पे कोई बड़ा अर्थक्वेक कोई आया था। तो उस लिहाज से थोड़ी सी अच्छी बात है। विनीत जी, एक और चीज जो मैं जानना चाह रहा था, जैसा आपने कहा काराकोरम फॉल्ट जो है काफी लंबा फॉल्ट है। मैंने पढ़ा था कि जो लंबे फॉल्ट होते हैं उसमें बड़ा अर्थक्वेक जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। और साथ ही साथ एक और चीज आपने जो कही कि काराकोरम फॉल्ट, उस पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं देखी जा रही है, या बहुत ज्यादा भूकंप उस पर नहीं आते हैं। तो क्या ये सोया हुआ फॉल्ट है? क्या ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक दे सकता है? इस बात की कोई आशंका है? आपका बहुत अच्छा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसपे कि रिसर्च लगातार चल रही है। पिछले अगर 20-25 साल के पेपर्स उठा के देखें आप, तो काराकोरम फॉल्ट का क्या रोल है अर्थक्वेक जनरेशन में, काराकोरम फॉल्ट का क्या रोल है इंडिया यूरेशिया कन्वर्जेंस में, ये एक काफ़ी डिबेट का मुद्दा है। लेकिन जो अभी तक हमें समझ में आया है, हमारे पास वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया हम लोगों ने वहाँ पे। एक जीपीएस नेटवर्क है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि क्या फॉल्ट मूवमेंट है या नहीं है। तो हमें समझ में आता है कि जो ये फॉल्ट है, पहली बात, एक तो यहाँ पे स्लिप रेट, यानी कि फॉल्ट जो है स्लिप जो कर रहा है वो बहुत ही धीमी गति से स्लिप कर रहा है। वो मुश्किल से 2 या 3 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से होता है। एक दूसरी जो चीज़ हमें समझ में आ रही है यहाँ पे, वो ये है कि कोई फॉल्ट स्लिप करेगा तो या तो वो अर्थक्वेक के दौरान स्लिप करेगा और बाकी टाइम पे जो है वो उसमें वो एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, या एक दूसरा तरीका हो सकता है कि वो फॉल्ट लगातार चुपचाप स्लिप करता रहे। वो चुपचाप बिना अर्थक्वेक लाए, बिना कोई बड़ा अर्थक्वेक लाए, वो धीरे धीरे करके अपने आप स्लिप करता रहे, तब भी वो फॉल्ट एक्टिव है। लेकिन वो उसमें अर्थक्वेक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आप वो एनर्जी अपने आप चुपचाप निकलती रहती है धीरे धीरे, या छोटे अर्थक्वेक में, या जिसको हम साइस्मिक बोलते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आता लेकिन स्लिप होती रहती है। तो ऐसा लगता है कि काराकोरम फॉल्ट का जो काफ़ी सारा पार्ट जो है वो स्लो गति से चलता है, नंबर 1, और नंबर 2 कि उसमें स्ट्रेन एक्यूमुलेट नहीं होती है, उसमें एनर्जी संचित नहीं हो रही है, उसमें वो एनर्जी लगातार धीरे धीरे निकलती रहती है। तो उस लिहाज से उसको देखते हुए काराकोरम फॉल्ट का ज़्यादातर पार्ट जो है वो कुछ पार्ट तो इनफैक्ट नुब्रा वाला पार्ट जो है वो इनएक्टिव है, वहाँ पे स्लिप नहीं हो रही है, तो वो तो बिल्कुल डेड है एक तरह से कहा जाए तो। आज के अगर जियोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो पिछले कई मिलियन ईयर से वो डेड फॉल्ट है। लेकिन जो पैंगोंग वाला पार्ट है, और जो उसके बाद फिर डेमचौक और उसके बाद चाइना में घुस जाता है, वहाँ पे वो गति उसकी थोड़ी कम है, लेकिन वो वहाँ पे भी जो फॉल्ट है वो चुपचाप उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके निकलती रहती है। तो इसलिए किसी बड़े अर्थक्वेक के आने की संभावना वहाँ पे बहुत कम है। हालांकि फॉल्ट जो है, आपने सही कहा कि फॉल्ट कम से कम 800-900 किलोमीटर लंबा फॉल्ट है ये, तो लेकिन तब भी वहाँ पे बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत कम है। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि जब तिब्बत के मैप पर नजर डालते हैं तो नागरी परफेक्चर की बात होती है। तो नागरी परफेक्चर का भी कोई लेना देना इस इलाके से है या भूकंपों से है? दोबारा बोलिए, मुझे समझ नहीं आया। नागरी परफेक्चर एक जियोलॉजिकल, एक तरीके से हम कह सकते हैं टर्म है, यानी जियोग्राफिकल टर्म कह सकते हैं, उस जगह का नाम है नागरी परफेक्चर। तो क्या उसका भी कोई लेना देना है या? देखिए, मेरे को शायद समझ में आ रही है, हो सकता है कि जो शब्द मेरे को सही क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन आप अगर तिब्बतन प्लेटो या जो चाइना का जो पार्ट है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे एक्टिव फॉल्ट दिखाई देंगे, और वो उनके कई सारे नाम हैं। और जो नाम जो है वो क्योंकि चाइनीज है तो इसलिए हम लोगों को इतनी आसानी से उनको पकड़ नहीं पाते हैं कि वो, और कई बार उनके बोलने में भी और समझने में परेशानी होती है। लेकिन हमें मालूम है कि लद्दाख से स्टार्ट होके
जब तक कि आप अरुणाचल या उससे और ईस्ट में चले जाते हैं, तब तक आपके पास 7 या 8 बड़े बड़े रिफ्ट जोन हैं, जिसको हम रिफ्ट कहते हैं, जिसमें से एक जो है वो हमारे पास है, जिसको हम कॉरिक चांगो रिफ्ट कहते हैं। कॉरिक चांगो फॉल्ट वही है जो स्पीति फॉल्ट, स्पीति वैली में है, और जहाँ पे 1975 में एक बड़ा किन्नौर अर्थक्वेक आया था। तो ये जो फॉल्ट है यहाँ पे, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन पे अच्छे भूकंप आए हैं, बड़े भूकंप आए हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के, इसको हम कहते हैं, मतलब मेजर तो नहीं लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड 6.5 7 तक के यहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आए हैं। और ऐसे जैसे मैंने कहा कि ऐसे एक नहीं, 7 या 8 ऐसी रिफ्ट जोन है एंटायर तिब्बतन प्लेटो में, जो कि ऑलमोस्ट लाइक 2000 किलोमीटर लंबा इलाका है ये, ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में। तो वहाँ पे ऐसे कई सारे जगह हैं जहाँ पे कि इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं, और वो उसकी प्रक्रिया वही है, क्योंकि तिब्बतन प्लेटो जो है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में उसको दबा रही है, तो जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर सकता है तिब्बतन प्लेटो, वो वहाँ से निकलता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में वो निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ तिब्बतन प्लेटो, कि तिब्बतन प्लेटो फैल रहा है। तो वो फैलता जो है वो इन्हीं रिफ्ट के मूवमेंट के अलॉन्ग, जो जब इन पे मूवमेंट होता है, तब वो तब वहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, और तब वहाँ से उसको एस्केप करता है। अरे एक सवाल और बनता है, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कहा जाता है कश्मीर एक बड़े भूकंप का इंतजार कर रहा है। कश्मीर का एक इलाका एक बड़े भूकंप का इंतजार कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, यानी 8 या 9 के आसपास होने की आशंका जताई जा रही है। तो क्या अगर हम कश्मीर और इसको लद्दाख को देखें तो क्या आपस में इनका कोई अगर दोनों अर्थक्वेक्स में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, ये सोचना कि कनेक्शन नहीं है ये गलत होगा, क्योंकि जितने भी प्रक्रिया है भूकंप की, या जितने भी प्लेट टेक्टोनिक मोशन है, वो सब आपस में कनेक्टेड है। हम आप जैसे कि हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं कि साहब जो कन्वेक्शन करंट्स हैं, जो कि मेंटल लेवल पे होती हैं, यानी कि सेवरल 100 किलोमीटर नीचे वो करंट्स हैं जो चलती हैं, जिस जो 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 प्रोसेस है वो उसकी वजह से ये प्लेट मूव करती हैं। तो ये सोचना कि हिमालयन अर्थक्वेक का तिब्बतन प्लेटो के अर्थक्वेक से कोई लेना देना नहीं है, वो शायद ठीक नहीं होगा। प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आपस में वो कनेक्टेड होंगे, क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं में, जो तिब्बतन प्लेटो में अर्थक्वेक आते हैं और जो हिमालय में अर्थक्वेक आते हैं, उसमें मेन कॉज क्या है कि इंडिया यूरेशिया प्लेट का कन्वर्जेंस, उनके बीच में जो मोशन हो रहा है, उसकी वजह से हिमालय श्रृंखला में भूकंप आते हैं और तिब्बतन प्लेटो में भूकंप आते हैं। कश्मीर का जो पार्ट है वो हिमालय श्रृंखला वाला पार्ट है, की बात नहीं है। और वहाँ कश्मीर में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले, अगर आप वहाँ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, वहाँ के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अच्छे हैं, इनफैक्ट कोर्ट क्रॉनिकल से कहते हैं, वहाँ के वो अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। और तो वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और मेजर अर्थक्वेक आए हैं, वहाँ पे कई मेजर अर्थक्वेक आए। इनफैक्ट जो कश्मीर अर्थक्वेक आया था 2005 में, उसका मैग्नीट्यूड 7.6 था, वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। इत्तेफाक से वो एक ऐसा अर्थक्वेक था कि हिमालय में होते हुए भी 7.6 मैग्नीट्यूड का केवल होते हुए भी उसकी वजह से कम 80,000 70,000 लोगों की डेथ हुई थी। अगर आप गोरखा अर्थक्वेक को देखें तो मुश्किल से उसका मैग्नीट्यूड 7.8 था, यानी कि मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, लेकिन लोग वहाँ पे जो हताहत हुए थे वो 10,000 के आसपास हुए थे। तो वो एक अलग चीज़ है कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक पुअर बिल्ट अप स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्षति ज़्यादा हुई। कश्मीर पे अगर लौट के आए तो कश्मीर एक हम लोगों के हिसाब से पिछले जो 8-10 साल में रिसर्च हुई है, कश्मीर वाला पार्ट थोड़ा सा अनॉमलस है। अगर हम लोग उसकी तुलना गढ़वाल कुमाऊं से करें या उसकी नेपाल से करें, तो हमें पता लगता है कि कश्मीर वाले जो पर्वत श्रृंखला है वो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रक्रिया सेम है, जो ओवरऑल प्रोसेस तो सेम है, लेकिन जो जिसे कहते हैं हम लोग, जैसे कि गढ़वाल कुमाऊं में, नेपाल में भूकंप छोटे इलाकों में आते हैं, यानी कि जिसको हम विड्थ ऑफ हिमालय कहते हैं, वो मुश्किल से 100 किलोमीटर जहाँ पे कि ये सारे अर्थक्वेक केंद्रित होते हैं। जब आप कश्मीर में जाते हैं तो आप अगर ध्यान देखें मैप को, कि जब आप का जैसे ही टोपोग्राफिक फ्रंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि आप साउथ से आप चलना शुरू करें, यानी कि अभी जम्मू के आसपास हैं, और या और उधर जाएँ तो राजौरी से पहले ही, हालांकि वो पार्ट हमारा पाकिस्तान के पास है, आजकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, लेकिन
जो मैदानी पार्ट है उससे चलना शुरू करेंगे तो आपको एक बहुत बड़े माउंटेन जिसे पीर पंजाल माउंटेन कहते हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद फिर वैली आ जाती है, कश्मीर वैली है। उसके बाद फिर जंस्कार माउंटेन आते हैं, एक और पीक आती है। तो ये पूरा का जो ये विड्थ जो है ये करीब 150-160 किलोमीटर की है। जबकि हिमालय में जो गढ़वाल कुमाऊं में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देहरादून से या नैनीताल से चलना शुरू करेंगे, पहाड़ जहाँ से शुरू होते हैं, तो आप 100 किलोमीटर के तक पहुँचते पहुँचते आपको हाईएस्ट पीक मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट पीक है वो 2 पार्ट में बटी हुई है कश्मीर में, पीर पंजाल और जंस्कार। और ये जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं जो जीपीएस के या जो अर्थक्वेक आते हैं कश्मीर में, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लॉग जोन की जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। यानी कि वहाँ पे करीब, या अगर यहाँ पे 100 किलोमीटर है तो वहाँ पे करीब 150 किलोमीटर हो सकती है उसकी विड्थ, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बड़ा भूकंप की लोग संभावना की बात करते हैं। एक दूसरी, लेकिन जो इसका जो काउंटर है, जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो स्ट्रेन एक्यूमुलेशन रेट है कश्मीर में, उसके गढ़वाल कुमाऊं के मुकाबले या कश्मीर नेपाल के मुकाबले वो कम है। वहाँ पे 13-14 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से स्ट्रेन एक्यूमुलेट होती हैं, लेकिन गढ़वाल कुमाऊं में वो 18, 19 या 20 तक का उसका रेट जाता है। तो थोड़ा सा रेट यहाँ पे कम है, विड्थ ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अर्थक्वेक इतने फ्रीक्वेंट नहीं होंगे यहाँ पे जितने ही गढ़वाल कुमाऊं में होंगे, लेकिन क्योंकि विड्थ ज़्यादा है हिमालय की यहाँ पे, तो उसकी वजह से बड़ा भूकंप आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अक्सर लोग ये चिंतित हो जाते हैं कि साहब अगर एक भूकंप आ जाए, दूसरा भूकंप आ जाए, तो लोग चिंतित होना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये किसी बड़े अर्थक्वेक आने की संभावना तो नहीं है। जुलॉजी में या साइंस में पढ़ाया गया है कि ये जो जितने भी अर्थ प्रोसेस हैं वो लगातार चलते रहते हैं, वो उनकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो उनकी एक बैकग्राउंड लेवल बन जाता है कि साहब ये एक बैकग्राउंड लेवल है, ये तो हमेशा आते ही रहेंगे। तो भूकंप जो हैं गढ़वाल कुमाऊं में छोटे छोटे भूकंप आते रहेंगे। देखने की बात ये होती है कि क्या उन भूकंपों की संख्या बैकग्राउंड लेवल से बढ़ गई है या कम हो गई है। अगर ये कुछ पैटर्न दिखाई देने को मिले तब हम कुछ शायद कोशिश करें कि हाँ क्या यहाँ पे बड़ा भूकंप आने की संभावना है या नहीं है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि प्रक्रिया लगातार चालू है, तो बड़ा भूकंप तो आना ही आना है। वो किसी भी हिमालय का कोई सा भी सेगमेंट लेके चलेंगे आप, तो बड़ा भूकंप हर जगह आएगा। वो अलग बात है कि हर जगह उसका रिटर्न पीरियड जिसे कहते हैं, रिकरेंस इंटरवल कहते हैं, या उसकी जो पुनरावृत्ति जो है वो कहीं पे जल्दी होगी, कहीं पे देर से होगी। लेकिन देर का मतलब कभी कभी 1000 साल भी हो सकता है। तो यानी कि कोई बड़ा भूकंप जो है एक इलाके में 200 साल में एक बार, 500 साल में एक बार, 1000 साल में एक बार, उस तरह से भूकंप आएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि पूरी हिमालय श्रृंखला जो है वहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आएंगे और आते रहे हैं और आते रहे थे। सर एक आखिरी सवाल है, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में जो एक्टिविटी है उससे लोगों को डरना चाहिए या नहीं? देखिए कोई भी प्रक्रिया, जब हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे स्ट्रेन एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया चालू है, हम ये इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। तो यानी कि भूकंप वहाँ पे आएगा, ये पक्की बात है। कब आएगा ये हम नहीं बता सकते, ये हम नहीं बता सकते। पूरा ग्लोब में, पूरे अर्थ में कोई प्रेडिक्शन की कोई प्रक्रिया, कोई हमारे पास कोई मेथड नहीं है इसके तहत हम कह सकें कि साहब यहाँ पे अर्थक्वेक कब आएगा, इस पर्टिकुलर इलाके में कितना बड़ा होगा। लेकिन अर्थक्वेक आएगा और बड़ा भी होगा, ये पक्की बात है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि हम लोगों ने कोविड से, अब मुझे उम्मीद है कि लोग कोविड से इस चीज़ के बारे में सीखेंगे कि आपको प्रिकॉशन लेनी है, पैनिक नहीं होना है। और हमारे केस में जो अर्थक्वेक वाला जो वो पूरी प्रक्रिया है, उसमें प्रिकॉशन है कि आपको बिल्डिंग कोड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है। आपके पास एक शत्रु है जो कि अज्ञात है, उसका पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। लेकिन अगर मैं अपनी छत को ढंग से नहीं बनाऊंगा, अगर अपने मकान को अच्छे से नहीं बनाऊंगा, बिल्डिंग कोड को उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, गारा मिट्टी से ऐसी मकान खड़ा कर दूंगा, तो अर्थक्वेक आज आए या कल आए, नुकसान तो होगा ही होगा। केवल हम लोग फिर ये हमेशा कहते हैं कि साहब
कभी भी भूकंप आदमी को नहीं मारता है, लेकिन जो बिल्डिंग्स हैं, जो पुअर बिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, वो वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स को स्ट्रांग बनाएं, और बाकी प्रोडिक्शन का काम, रिसर्च का काम, उम्मीद है कि कभी ना कभी कोई टाइम आएगा जब हम लोग शायद इसमें सक्षम होंगे कि कब भूकंप की भविष्य में शायद कर पाएँ। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बिल्डिंग कोड को भूल जाएं। डॉक्टर गहलोत, आपका ढेर सारा शुक्रिया। आपने न्यूज स्टेशन के दर्शकों को बताया कि किस वजह से लद्दाख में भूकंप आ रहे हैं और उनको किस तरीके की तैयारियां रखनी चाहिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि लद्दाख में जो भूकंप आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई अनहोनी की तरफ संकेत है, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। भूकंप को लेकर हमेशा बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसा साइंटिफिक तौर तरीका नहीं है जिससे निश्चित तौर पर आप कह सकें इस इलाके में बड़ा भूकंप आने जा रहा है और उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। इस तरीके की कोई भविष्यवाणी नहीं कि आप निश्चित डेट पर बता सकें और निश्चित जगह पे बता दें कि यहाँ पर भूकंप आएगा। तो तरीका क्या है कि आपको तैयार रहना है, और तैयार किस तरीके से रहना है। जो नुकसान होता है अमूमन बिल्डिंग गिरने से होता है। जब बड़ा भूकंप आता है तो कमजोर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, या हम कह सकते हैं जिन्होंने बिल्डिंग कोड को फॉलो नहीं किया वो बिल्डिंग्स गिरती हैं, जिससे लोगों का नुकसान होता है और लोग हताहत होते हैं। तो तरीका वही है कि आप अपने जो बिल्डिंग बनाए, जहाँ रिहायशी इलाका है उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल अच्छा इस्तेमाल करें, साथ ही साथ जो उस इलाके का अर्थक्वेक को लेकर जो कोड है उसको जरूर फॉलो करें। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।